तो दोस्तों रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास एक पैनल है जो कि एक बीओई कंपनी का पैनल है और लॉयड के सेट में ज्यादातर हमें देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ इसमें जो प्रॉब्लम हमें किस तरीके से देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर जैसे मैं सेट को ऑन करता हूँ और सेट को ऑन करने पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे कि यहाँ पर एक बार आता है और बाहर आने के बाद इसमें ये जो पैनल है स्लो मोशन में चला जाता है और ये धीरे धीरे आपका ये बार बढ़ने भी लगता है। तो इस तरीके से हमें कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि पैनल शॉर्ट होने से भी आती है, आपकी कॉफ खराब हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन आजकल जो पैनल चल रहे हैं, हमारे पास जो पैनल आते हैं वो जीआईपी पैनल ज्यादातर हमें देखने के लिए मिलते हैं। मार्केट में आजकल ज्यादातर यही पैनल चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पैनल का नंबर दिखा देता हूँ। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे पास एक पैनल का नंबर है, यानी कि हमारा पैनल का मॉडल नंबर है। इसका जो मॉडल नंबर है HV320WHB-N85, ये इसका मॉडल नंबर है और ये पैनल की स्केलर है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग इसमें आईसियाँ लगी होती हैं। अब जो आपकी अलग अलग आईसियाँ लगी होती हैं, इन सभी की हमें वोल्टेज को चेक करना है। और अगर हमें इन सभी की वोल्टेज को चेक करना है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे वोल्टेज को चेक करेंगे। सबसे पहले हम वोल्टेज को चेक करने के लिए मीटर ले लेते हैं और मीटर को सेट करते हैं यहाँ पर डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मीटर है डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट हो गया। और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट होने के बाद सबसे पहले आपको एक प्रॉप को लगा लेना ग्राउंड से। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉप को लगा लेता हूँ ग्राउंड से। तो उसको हम लगा लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, ताकि जो नेगेटिव हो मिल पाए। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट को ग्राउंड लगा लिया और एक प्रॉप से हम यहाँ पर सारी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो वोल्टेज बनती है हमारे पास यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है। अब ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट बिल्कुल प्रेजेंट तरीके से हमें मिल रही है। अब ये 12 वोल्ट बनने के बाद दोस्तों क्या होता है, 12 वोल्ट फ्यूज के आउटपुट में निकलती है। अब फ्यूज के आउटपुट से 12 वोल्ट आने के बाद क्या होता है, ये 12 वोल्ट जाते हैं हमारे सबसे पहले डीसी टू डीसी सर्किट में। अब ये जो डीसी टू डीसी सर्किट में वोल्टेज जाते हैं, तो ये वोल्टेज जाने के बाद आपके काम कैसे करते हैं सभी की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो डीसी टू डीसी आईसी इसमें कंपनी ने यूज करी है, इसका नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो नंबर है 6861AAQ है। अब ये जो डीसी टू डीसी आईसी है ये ज्यादातर हमें देखने के लिए मिलती है और इसकी जगह एक आईसी और आती है जिसको हम बोलते हैं 5562, वो आईसी आपकी इसकी जगह काम करती है। तो ये दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट आईसियां होती हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले ये जो आपका सर्किट है ये सबसे पहले एक वोल्टेज बनाता है जिसको हम बोलते हैं 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पर देखोगे जैसे 12 वोल्ट आए, 12 वोल्ट आने के बाद ये 3.3 वोल्टेज आपके तैयार है। अब ये 3 वोल्ट बनने के बाद दोस्तों ये जाता है हमारे इस रेगुलेटर के लिए। तो रेगुलेटर पे अगर चेक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब ये 3 वोल्ट यहाँ पर आने के बाद ये सीधा जाते हैं हमारे रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं देखता हूँ तो 3.3 वोल्ट मुझे मिल रहे हैं। और साथ ही साथ ये 3 वोल्ट जाते हैं हमारे इस टीकॉन आईसी को। टीकॉन आईसी पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे टीकॉन आईसी को चलने के लिए 3.3 वोल्ट और इसको टीकॉन आईसी को चलने के लिए 1.2 वोल्टेज की जरूरत भी पड़ती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1.2 वोल्ट हमें कहाँ मिल रहा है, क्योंकि क्या होता है कि 1.2 वोल्ट अगर आपकी टीकॉन आईसी को नहीं मिलेगा तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल सकती है। यानी टीकॉन आईसी क्या होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको 1.8 वोल्ट मिल रही है, यानी इसकी कोर वोल्टेज की रेट मिल रही है। जब तक इसको कोर वोल्टेज नहीं मिलेगी आपकी ग्राफिक जनरेट नहीं करेगी। अब जैसे ही यहाँ पर मान के चलो आपकी इस आईसी ने सारी वोल्टेज ले ली। अब सारी वोल्टेज लेने के बाद ये क्या करती है कि इनेबल वोल्टेज आउटपुट करती है। तो जैसे ये इनेबल वोल्टेज आउटपुट करती है तो ये जो आपकी आईसी है इनेबल वोल्टेज जैसे इस आईसी को मिलते हैं तो ये आईसी सबसे पहले एक वोल्टेज को बूस्ट करती है जिसको हम बोलते हैं एवीडीडी। तो डायोड के इस सिरे पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, लेकिन डायोड के आउटपुट सिरे में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो सप्लाई मिलनी चाहिए वो हमें यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज मिलनी चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो वोल्टेज मिल रही है वो हमें 16 वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है। अब ये 16 वोल्ट बनने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये 16 वोल्ट जाते हैं आपके इस मॉसफेट पे। तो मॉसफेट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखोगे तो मॉसफेट की अगर देखते हैं सोर्स पे तो 16 वोल्ट है और इसके ड्रेन पर अगर हम देखते हैं तो ड्रेन पर आप देखोगे ड्रेन पर भी हमारे 16 वोल्ट पास हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी इसके गेट को लो कर रही है, जिसकी वजह से आपका जो वोल्टेज है वो ड्रेन से सोर्स से ड्रेन पर पास हो रहा है। अब ये वोल्टेज पास होने के बाद दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर आपके अलग अलग वोल्टेज बनती है, जैसे VGH VGL ये सारी वोल्टेजेस बनती हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ टेस्टिंग पॉइंट बने हुए हैं।
और यहाँ पर कुछ डायोड लगे हुए हैं। तो डायोड के अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करता हूँ तो ये डायोड AVDD की वोल्टेज इनपुट लेता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये AVDD सप्लाई इनपुट ले रहा है और ये जो आउटपुट वोल्टेज निकालता है वो बूस्ट वोल्टेज निकालता है। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी वोल्टेज को बूस्ट कर रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 23 वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है और एक डायोड और लगा है। इस डायोड को अगर हम चेक करते हैं तो डायोड के आउटपुट में सीधा चेक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी VGH वोल्टेज है वो हमें यहाँ पर 30 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। अब अगर हमें ये वोल्टेज यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक सर्किट और बना हुआ जो कि VGL के लिए होता है। तो यहाँ पर सीधा VGL के टेस्टिंग पॉइंट पे देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिल रही है ये वोल्टेज हमें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है और ये वोल्टेज हमारी VGL वोल्टेज है। और ये VGL और VGH जो वोल्टेज होती हैं ये सभी आपकी गेट लाइन के लिए जाती हैं। अगर आपकी लेवल शिफ्टर IC है तो उसके लिए जाते हैं। अब यहाँ पर मान के चलो आपकी सारी वोल्टेज बन गई। अब इसमें एक वोल्टेज और बनती है जिसको हम बोलते हैं VCOM वोल्टेज या HAVDD, ये सारी वोल्टेज बन जाती है। अब मान के चलो आपकी VGH VGL बन रही है तो इसमें मान के चलो आपकी वोल्टेजेस बन रही है। अब यहाँ पर आगे अगर हम देखते हैं तो आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक जो आपकी टीकॉन IC है, टीकॉन IC कुछ सिग्नल या आउटपुट में निकालती है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ तो इस पे देखो लिखा हुआ है TP सिग्नल और POL सिग्नल। और यहाँ पर देखते हैं TP सिग्नल पे क्या वोल्टेज है और POL सिग्नल पे क्या वोल्टेज है। तो TP सिग्नल की अगर मैं इनपुट चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे मिली वोल्टेज में रहते हैं हमेशा और ये 211 मिली वोल्ट हमें इनपुट में मिल रहे हैं। और POL के इनपुट देखते हैं तो POL का जो इनपुट है हमें मिल रहा है 1.526। तो इसके आउटपुट में चेक करते हैं POL के तो देखोगे यहाँ पर 1.49 यानी 5 के अराउंड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखते हैं TP सिग्नल के आउटपुट में देखोगे यहाँ पर जो TP सिग्नल है इसके आउटपुट में जो मुझे वोल्टेज मिल रही है ये भी मुझे 200 मिली वोल्ट के अराउंड यानी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब ये वोल्टेज सारी ओके होने के बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास एक लेवल शिफ्टर IC लगी है और यहाँ पर कुछ गामा के टेस्टिंग पॉइंट है। हालांकि अगर आपके पैनल में बार की प्रॉब्लम आती है या पैनल स्लो मोशन में जा रहा है तो गामा के सेक्शन को चेक करना वैसे तो बनता नहीं है, क्योंकि गामा से रिलेटेड जो भी फॉल्ट आता है वो वाइड डिस्प्ले, ओवर ब्राइटनेस, कुछ इस टाइप के फॉल्ट आते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर भी आपको एक बार चेक करा के दिखाता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है वो हमें 200 मिली वोल्ट मिल रही है, यानी इसके जो वोल्टेज चेक करना है हमें यहाँ से करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिल रही है वो हमें यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई है। इसके आउटपुट में देखते हैं तो यहाँ पर सॉरी इसके आगे वाले पॉइंट पे आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। इसके आगे देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे हमें 13 वोल्ट की सप्लाई मिल गई है। और इसके आगे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यानी कि ये सारी सप्लाई क्या है कि आपकी कम होती हुई जा रही है। यहाँ पर 11 वोल्ट हो गए, फिर आपके यहाँ पर 10 वोल्ट की सप्लाई हो गई और फिर आगे हो गई आपकी यहाँ पर 10 वोल्ट। फिर आगे चेक करते हैं यहाँ पर हो गए आपके 8 वोल्ट। फिर आगे चेक करते हैं यहाँ पर हो गए आपके 8 वोल्ट, यहाँ पर हो गए आपके 7 वोल्ट। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर भी आपके 7.5 के अराउंड मिल रहे हैं और फिर यहाँ पर आपके 5 वोल्ट के अराउंड हो गए। फिर यहाँ पर आपके 5 और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 4 वोल्ट हो गए और यहाँ पर आपके 3.3 वोल्ट हो गए और ये आपके 2 पॉइंट कुछ वोल्ट हो गए। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे 800 मिली वोल्ट और 200 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर गामा का सेक्शन तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखो हमारी एक लेवल शिफ्टर IC है। दोस्तों लेवल शिफ्टर IC को चलने के लिए बेसिकली क्या चाहिए, यहाँ पर जो लेवल शिफ्टर IC है इसको चलने के लिए VGH और VGL चाहिए होती है। तो यहाँ पर देखोगे तो मैं एक वोल्टेज चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसको जो वोल्टेज यहाँ पर मिल रही है ये वोल्टेज कितनी है देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको 11 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और एक वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए माइनस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको जो दूसरी वोल्टेज मिल रही है वो 7 वोल्ट मिल रही है। अब कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर जो हमें VGH वोल्टेज है वो हमें ड्रॉप मिल रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पर देखोगे अभी जो वोल्टेज हमें मिल रही थी वो यहाँ पर 10 वोल्ट के अराउंड 11 वोल्ट के अराउंड मिल रही थी। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं अब ये जो कंडीशन बनती है, अब ये कंडीशन हो सकता है कि आपकी जो लेवल शिफ्टर IC ये भी शॉर्ट हो या आपकी लेवल शिफ्टर IC जो है कोई सिग्नल इसमें नहीं आ रहे। लेकिन सिग्नल नहीं आते तो सबसे पहले हम आउटपुट चेक करेंगे। अब आउटपुट के लिए देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है, सारे टेस्टिंग पॉइंट बने जैसे CKV1 CKV2 CKV3 CKV4। अब इसमें क्या है कि CLK1 CLK2 CLK3 CLK4 ऐसा लिख रखा है। तो यहाँ पर सभी पे चेक करते हैं। देखोगे CLK1 पे आप देखोगे यहाँ पर 30 वोल्ट सप्लाई मिल रही है, CLK2 पर देखोगे तो 30 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, CLK3 पे भी देखोगे तो आपको 30 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और CLK4 पे देखोगे तब भी आपको 30 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। CLK6 पे देखते हैं तो यहाँ पर हमें 27 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और
6 पे देखा तो हमें यहाँ पर 27 वोल्ट, यानी कि CLK5 CLK2 जितने भी यहाँ पर हमें CKV के ट्रैक मिल रहे हैं, इन सभी पे जो वोल्टेज है वो एबनॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों वोल्टेज आती है वो आपकी 5 वोल्ट से लेकर 11 वोल्ट के बीच में आपको यहाँ पर वोल्टेज देखने के लिए मिलती है। अब जो भी वोल्टेज है यहाँ पर वो मेरी वोल्टेज मिल रही है VGH की, यानी कि इसका साफ जाहिर मतलब है कि आपकी जो आईसी है, यानी ये जो आईसी आपकी लेवल शिफ्टर आईसी, ये आपकी खराब हो सकती है। अब ये हमें रिप्लेस करने के बाद कंफर्म होगा, लेकिन हालांकि अगर ये उतनी वोल्टेज आउटपुट निकाल रही है तो आपकी 100% लेवल शिफ्टर आईसी खराब है। अब इस चीज को चेंज करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कंडीशन बनेगी। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं सेट को बंद कर लेता हूँ, और सेट को बंद करने के बाद सबसे पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पर एक असेंबली मशीन। अब असेंबली मशीन लगाने के बाद आपको सबसे पहले इस पे पेस्ट लगा देना आईसी पे। जब भी आप कभी आईसी को निकालते हो तो आईसी को देखो बिना पेस्ट के आपको नहीं निकालना, और आईसी चेंज करने के लिए हमारे पास सेम आईसी अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेम स्कैलर पीसीबी है। आप वैसे तो बीओई की काफी सारी ऐसी स्कैलर पीसीबी है जिसकी लेवल शिफ्टर आपकी सिमिलर होती है, यानी नंबर अलग है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेवल शिफ्टर आपकी कॉमन चल जाती है। बीओई के काफी सारे पैनल ऐसे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आईसी को चेंज करता हूँ। अब आईसी को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम असेंबली को ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो जब भी आप कभी आईसी को चेंज करते हो दोस्तों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितना टेम्परेचर है, कितना क्या है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर सही नहीं रखोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो आईसी है वो भी जल सकती है यहाँ पर, और आपकी जो असेंबली मशीन अगर वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है तब भी आपकी आईसी बर्न हो सकती है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर आईसी को रिप्लेस कर लेता हूँ। तो आईसी को लगाते हुए डॉट देखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर हम इसको आईसी को निकाल लेते हैं। और आईसी को निकालने के लिए दोस्तों पेशेंस की जरूरत होती है, आईसी को कभी भी खींचना नहीं होता। तो ये मैंने खराब वाली लेवल शिफ्टर यहाँ पर रख लिया। अब इसकी जो सही लेवल शिफ्टर है ये मैं आपको इसको निकाल के लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लेता हूँ। और जब भी कभी आप आईसी को लगाते हो तो आईसी को लगाने के लिए आपकी हैंड स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी नहीं है तो आईसी आपकी क्या है कि परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो आईसी लगाई है बिल्कुल परफेक्ट इक्विवेलेंट हमने अलाइनमेंट कर दिया। आपकी जो पिने हैं बिल्कुल एज इट इज कनेक्टेड है। अब यहाँ पर जैसे हमने इस अलाइनमेंट को करा, अलाइनमेंट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम हीट देंगे, ताकि जो भी आपकी पिन है आईसी है इसकी पिनें जो भी नहीं चिपकी वो चिपक जाए। अब यहाँ पर अगर ये अलाइनमेंट आ जाती है, बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट आई है, आप देख सकते हो बिल्कुल एक पिन टू पिन देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी कोई भी पिन सही से नहीं जुड़ती हैं तो आप इसके लिए क्या है कि यहाँ पर आयरन का भी यूज कर सकते हो। लेकिन हालांकि मुझे यहाँ पर जैसा दिख रहा है कि आपकी जो पिनें हैं ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जुड़ चुकी हैं। एक बार इसको हम रीचेक कर लेंगे, कंफर्म जरूर करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो पिनें लगाई हैं वो थोड़ी सी मिसमैच हो जाती हैं। तो अभी मेरी जो पिनें हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगी हुई हैं सारी पिनें। तो आईसी को लगाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको क्लीन कर लेना है। अब क्लीन करने के लिए क्या है कि आपके पास थिनर होना चाहिए। अब थिनर डालने के बाद इसको हम कर देना है क्लीन। अब क्लीन इसलिए करना है दोस्तों, जब भी आप काम करो तो क्लीन करने का रीजन बस इतना है कि जब भी हम इसको काम करके देते हैं तो वापस सेम कंडीशन में ना आए या फिर ये आईसी खराब ना हो, क्योंकि मॉइस्चर से कार्बन वगैरह आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो एक बार मैं इस आईसी को थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ ये आईसी परफेक्ट तरीके से लगी है या नहीं लगी। इसकी अलाइनमेंट मैं देख लेता हूँ। हालांकि इसकी जो अलाइनमेंट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें देखने के लिए मिल रही है। एक बार इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं, क्योंकि तो हमारी जो आईसी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर लग चुकी है। अब आईसी लगने के बाद ओके, तो इसको हम थोड़ा सा अभी नीचे से रिसोल्ड करेंगे दोस्तों। अभी नीचे से रिसोल्ड इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें एक दो पिनें जो हैं अभी कनेक्टेड नहीं है। हालांकि
अभी जो आपकी आईसी है अलाइनमेंट इसका बढ़िया है। कई बार आपका जो शोल्डर है, शोल्डर इसमें कम होता है, या फिर आपकी पीसीबी में शोल्डर कम होता है, तो आपकी जो आईसी है वो आपकी प्रॉपर अलाइनमेंट तो होती है, लेकिन आपकी आईसी पीसीबी से कनेक्ट नहीं होती, तो काम नहीं करेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा शोल्डर लेना है और यहाँ पर पिनों को अच्छे से रिसोल्व कर देना है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपकी आईसी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी अलाइनमेंट हो चुकी है। बाकी साइड आपकी जुड़ी हुई है, नीचे साइड थी थोड़ी, तो अभी इसको हमने अलाइनमेंट करा। अब अलाइनमेंट करने के बाद वापस इसको हम क्लीन कर देंगे। इसको क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर हम इसको वोल्टेज देंगे और वोल्टेज देने के बाद चेक करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर ये कितनी वोल्टेज बनाती है आउटपुट में। तो यहाँ पर जैसे मैंने सेट को ऑन करा, अब सेट को ऑन करने के बाद सबसे पहले क्या है कि मैं यहाँ पर सारी वोल्टेजेस को चेक करूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो जो वोल्टेज मुझे मिल रही है VGH वोल्टेज मिल रही है, और ये VGH वोल्टेज जैसे इसमें आती है, VGH वोल्टेज आने के बाद ये CKV आउट करती है। तो CKV पे अभी आप देखोगे तो यहाँ पर 10 वोल्ट के अराउंड मुझे वोल्टेज मिल रही है, और ये सभी पे हमें सेम वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सभी पे हमें सेम वोल्टेज की सप्लाई हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर यानी कि ऑलमोस्ट हमें सभी पे सेम वोल्टेज मिल रही है। तो अभी हम यहाँ पर क्या है कि पीसीबी के एक बार पैनल की कंडीशन देख लेते हैं, पैनल की क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले मैं देख लेते हैं, हम देख लेते हैं इसको उठा के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पैनल है इसकी जो कंडीशन है बिल्कुल ओके है, और यहाँ पर हमारा पैनल बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये बार अभी देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये जो आपका BOE का पैनल होता है, जो भी पैनल होता है, ये चार्ज हो जाता है। तो जब भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप इसको ज्यादा देर तक ना चला के रखें, जिससे ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा देर तक देखने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होगा आपकी जो बार की प्रॉब्लम है धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएगी। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है, इसमें कोई भी आपकी लाइनिंग देखने के लिए मिल रही है। अब ये धीरे धीरे आपका जो पैनल है यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।